हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं कि यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतिहास विषय को ये समझना चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आने की संभावना है आगामी वर्षों में, यानी कि 2025 या फिर 2026 में, तो ये कैसे अंदाजा लगाया जाए। यह अंदाजा लगाने के लिए पिछले 2 साल के प्रश्नों पर हमको नजर डालनी पड़ेगी और शायद इनसे कुछ हमें हिंट मिलेगा या फिर कुछ सहयोग मिलेगा कि आखिर इतिहास, आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति के जो प्रश्न हैं वो पिछले कुछ सालों से यानी 2 सालों से कैसे पूछे जा रहे हैं और इस आधार पर हमें आगे की तैयारी में क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है हमेशा से यूपीएससी के परीक्षा की तैयारी में, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करते हो या फिर आप मुख्य परीक्षा की बात करते हो। मुख्य परीक्षा में तो फिलहाल पिछले 2 सालों से कोई खास ट्रेंड चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास ने कुछ कहा है आप लोगों से कि आप इस तरह से तैयारी करो। देखिए, एक तो थोड़ा सा कुछ लोगों को लग रहा है कि निराश हो रहे हैं वो लोग कि इतिहास के प्रश्नों की संख्या कम हो रही है लगातार। जैसे वर्ष 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2024 में कुल इतिहास के प्रश्नों की संख्या तकरीबन 9 के आसपास थी। अगर एक आध क्वेश्चन आप पॉलिटी का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काउंट कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन 10 या 11 के आसपास तक माने जा सकते हैं, ऑल्दो उन्हें पॉलिटी के अंतर्गत ही गिना जाना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा जो थी उसके अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, कुछ इस तरीके का एक प्रश्न था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन प्रश्नों को चाहे तो आप आधुनिक भारत के इतिहास में गिन लीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे पॉलिटी में गिनिए। तो उन दोनों प्रश्नों को हटा दिया जाए तो प्रश्नों की संख्या 9 है। इसके अलावा पहले जहां इतिहास के प्रश्नों की संख्या ऑन एन एवरेज 15 से 18 हुआ करती थी, वही संख्या अब घट करके जो है पिछले कुछ वर्षों में 8-9 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है। इसके अलावा जहां पिछले वर्षों में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलते थे, वहीं पिछले 2 सालों में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस की संख्या तकरीबन 1 या 1 से 2 के आसपास तक रह गई है। तो क्या हमें इतिहास की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? ये तो करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि एक प्रश्न भी अगर आ रहा है तो उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है। आप पिछले बार की मेरिट उठा के देखिएगा तो यार ये तो करना नहीं है, पहली बात है। फिर भी 9 प्रश्न भी अपने आप में कम नहीं है, ये भी एक बात मैं कहूंगा। 10 प्रश्न, 9 प्रश्न, ये भी एक बड़ा सेक्शन है। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तकरीबन 18 क्वेश्चन जो है आपके भूगोल इत्यादि से पूछे गए थे। तो उस हिसाब से आधे संख्या है जो है हमारे इस इतिहास की। लेकिन फिर भी इन 9 प्रश्नों की सटीकता तक कैसे पहुंचा जाए, 10 प्रश्नों की सटीकता तक कैसे पहुंचा जाए, क्या चीजें हैं जो हमें अपने इतिहास के तैयारी में और जोड़ने की आवश्यकता है कि हम उन 10 प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। हो सकता है अगले साल ये प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि आप 2 साल पहले, मतलब 2023 से पहले की अगर आप बात करेंगे तो 2023 से पहले जो है ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या पूछी जाती रही है। उसमें भी 2-3 साल पहले अगर आप और जाएंगे तो कुछ प्रश्नों की संख्या घटी थी, फिर बढ़ी, अब भी फिर घट गई है। तो हो सकता है कि आगे प्रश्नों की संख्या फिर से बढ़ जाए। तो ये घटने बढ़ने का क्रम हमेशा चलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके आधार पर आप ब्लफ नहीं कर सकते हैं कि यार ठीक है, अभी प्रश्नों की संख्या घट रही है तो आगे भी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इतिहास के प्रश्नों की शैली दिखाना चाहता हूं और शैली के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से पूछे जाने शुरू किए गए हैं और आपको इसमें कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो जरा देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं ये 2000 ये जो मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूं ये प्रश्न पत्र 2023 का है। ठीक है, और शायद आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। 2023 का जो है प्रश्न पत्र है, इसमें क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या किया गया है, देखिए सेक्शन में आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 73 जो है ये आपका साहित्य से पूछा गया है, साहित्य, और साहित्य भी इतिहास का जो प्राचीन भाग है, प्राचीन इतिहास जिसको आप कहते हैं, तो प्राचीन इतिहास से पूछा गया साहित्य आपको यहां पर एक देखने को मिल रहा है। उसके बाद तकरीबन दूसरा प्रश्न भी हमारा साहित्य से आता हुआ देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये भी इतिहास का
इतिहास के प्राचीन भाग से आपको देखने को मिला। जरा ध्यान रखिएगा, साहित्य के 2 प्रश्न लगातार यहां पर हुए। उसके बाद हम और आगे के प्रश्न पर चलें। देखिए एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा हूं, बट बाकी चीजें बता रहा हूं। तो 2 प्रश्न आपके साहित्य से हो गए। मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं, 2024 में साहित्य से आपको फिलहाल 2 प्रश्न देखने को मिल गए, वो भी प्राचीन से। ठीक है, ये भी किससे? प्राचीन से। ठीक है, प्राचीन से। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो ये जो संपत्ति है इसमें शांति निकेतन और होयसल के मंदिर हैं। ये दोनों जो है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, कला एवं संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है। मैंने आप लोगों को हमेशा पेड बैचेस वाले सभी बच्चों को आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में मैंने बताया है कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में, और आया भी ये। ठीक है, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। तो ये दोनों स्थापत्य से संबंधित हो गए, स्थापत्य से संबंधित हैं, और स्थापत्य आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आएगा। मजे की बात यह है कि ये करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से आपको ये एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, करंट अफेयर से ये प्रश्न एक आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसको अगर हम यहां पर अपडेट करना चाहें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स का पोर्शन, और वो भी स्थापत्य का। स्थापत्य, अब ये स्थापत्य तो ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि करंट में वही था। अगर हो सकता है कि स्थापत्य के अलावा कुछ और चीजें करंट में रही होती 2023 में तो शायद वो प्रश्न आ जाता। तो आपको एक प्रश्न यहां पर इससे देखने को मिल जा रहा है। आइए आगे चलते हैं और प्रश्नों के ऊपर नजर डालने का प्रयास करते हैं, और जो अन्य प्रश्न हैं उनके ऊपर नजर डालने का प्रयास करते हैं। इतिहास के ही कुछ अन्य प्रश्न हैं जिनके ऊपर नजर डाली जा सकती है। आइए, जैसे कि यहां देखिए, ये एक प्रश्न है, कह रहा प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो ये जो प्रश्न है ये आपका प्राचीन भारत का है। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से पूछा गया एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से इसको आर्ट एंड कल्चर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के इतिहास से संबंधित है, उनके नाम से संबंधित है। तो ये प्योरली आप इसको किस में रख सकते हैं? प्राचीन भारत में रख सकते हो। तो एक ये प्रश्न प्राचीन भारत से आता हुआ आपको देखने को मिला। नाउ अगेन अपडेटिंग कि आपको एक प्रश्न जो है प्राचीन भारत से आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हमको क्या देखने को मिला, जरा देखिए, इसको ध्यान से देखें तो आपको पुरातात्विक स्थल, राज्य और उसके विवरण के बारे में पूछने को मिल रहा है। यानी कि स्थलों से संबंधित, पुरातात्विक स्थलों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है और उसकी डिटेलिंग के बारे में पूछा गया, उनकी लोकेशन क्या है, यानी स्थल और उसकी लोकेशन और उसकी विशेषता। स्थल, लोकेशन और विशेषता। अब ये सभी प्राचीन स्थल हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? प्राचीन स्थल हैं। तो अब आप इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इसको आप रख सकते हैं प्राचीन स्थान एवं उनके महत्व। ठीक है, प्राचीन स्थान और उनके महत्व। ये आपका प्राचीन भारत से संबंधित एक प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जो इस तरीके से प्लेसेस इत्यादि से पूछा जाता है। तो इसको मिसलेनियस टाइप का भी माना जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इसको आप देखेंगे तो ये आपका मध्यकालीन भारत से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में पुर्तगालियों को भटकल के किले बनाने की अनुमति दी गई थी। तो आप इसे मध्यकालीन भारत भी मान सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत की यहां से शुरुआत हो रही है जब पुर्तगीज भारत आए हैं। लेकिन बेसिकली क्योंकि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य को केंद्र में रख करके प्रश्न पूछा गया है, तो आप मध्यकालीन भारत जो है उसके बारे में एक प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो एक प्रश्न जो आपका मध्यकालीन भारत का हो गया, मध्यकालीन भारत का। और आप इस प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, क्या कि ये भी एक किसी स्थान और उसके महत्व के बारे में पूछ रहा है। जरा देखिए, स्थान और उसके महत्व के बारे में ये भी प्रश्न है, प्लेस के ऊपर। तो इस तरीके से देखें तो 2 क्वेश्चन हमको यहां पर प्लेसेस के देखने को मिल रहे हैं लगातार, एक प्राचीन से और एक मध्यकालीन भारत से। फिर चलिए और ऊपर चलते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहे हैं
कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये ब्रिटिश काल की, जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल जो है उसकी राजस्व व्यवस्था यहां से पूछा गया एक प्रश्न है, जिसमें आपको 3 प्रकार के बंदोबस्त देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। तो एक प्रश्न जो है आपका यहां से बन गया है। ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका कहां से बन गया कि भाई रैयतवाड़ी, राजस्व व्यवस्था यानी कि आर्थिक नीतियां जो हैं ब्रिटिश की, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, इसको ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत, आर्थिक नीतियां इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो आपको और प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे ये जो प्रश्न है, उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैराबल नहीं है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। तो ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। धर्म, वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म में भी आप वैदिक टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ रहे हैं, यानी उपनिषदों के बारे में आप पूछ रहे हैं। वैदिक काल में उसके अन्य चीजों के बारे में नहीं पूछा रहा, बल्कि उनके उपनिषदों के बारे में पूछा रहा। उपनिषदों के बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी थोड़ा साहित्य से ऐतिहासिक महत्व को लेकर के ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर हम जाएं तो हमको देखने को मिलेगा प्राचीन भारत के आर्ट एंड कल्चर में वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म में भी जो वैदिक टेक्स्ट हैं, वैदिक जो साहित्य है, उपनिषद, कभी उपनिषद से प्रश्न बनते हैं, कभी वेदों से बनते हैं। तो यहां पर उपनिषद से बनते हुए आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला, फिर से एक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी कि करंट अफेयर्स है और वो भी आर्ट एंड कल्चर का है, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। और इसमें आपको मालूम है गरबा नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सारे नृत्य लिखे हैं, ऑलमोस्ट 2 नृत्य हैं, 3 बल्कि जो है आपको 2 नृत्य आपको देखने को मिल रहे हैं, और 2 जो हैं आपको मेले से संबंधित या पूजा से संबंधित चीजें मिल रही हैं। यानी कि ये आर्ट एंड कल्चर में अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसके अंतर्गत एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इसको भी हम करंट अफेयर्स में ही जोड़ करके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब नृत्य इत्यादि से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हैं सारे प्रश्न। तो देखो भाई 2 क्वेश्चन आपके साहित्य से आ गए। ठीक है, साहित्य से बने हमारे 2 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से देख सकते हैं आप, तो आपको एक क्वेश्चन यहां मिल रहा था, एक क्वेश्चन यहां मिल रहा था, 2 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से ही मिल गया। प्राचीन भारत से एक क्वेश्चन आपको मिल गया। प्राचीन भारत में जो स्थान है, स्थान से आपको 2 प्रश्न मिल गए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन जो है वो मिल गया। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको एक प्रश्न देखने को मिल गया, और प्राचीन वैदिक साहित्य जो है उससे आपको एक प्रश्न देखने को मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपको 9 प्रश्न जो हैं इस तरीके के देखने को 2024 में मिले। एनालिसिस ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां पर चल लेते हैं 2022 के बारे में, 2023 के बारे में। 2023 में देखिए एक प्रश्न था धान्य कटक से, महासांगिकों के अधीन एक बौद्ध केंद्र है। तो देखिए यहां पर भी क्या है, बौद्ध स्थल। तो बौद्ध स्थल से एक प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। जरा कंपेयर करेंगे इसी पर लास्ट में ले चल के। ठीक है, बौद्ध धार्मिक स्थल, तो बौद्ध धार्मिक स्थल से एक प्रश्न आपको देखने को मिला ना। और फिर देखिए यहां पर प्राचीन भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन स्थापत्य से स्तूप के बारे में पूछा गया है, तो स्थापत्य कला जो है वहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भाई स्थापत्य कला देख लीजिए, स्थापत्य कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, और ये प्राचीन भारत से संबंधित है। प्राचीन भारत, यहां से एक प्रश्न। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई पुम्पुहार और मुरीच किस रूप में सुविख्यात थे। यानी कि फिर से प्राचीन स्थल के बारे में जानकारी पूछी गई आपसे।
तो यहाँ पर देखिए एक प्राचीन स्थल के बारे में जानकारी आपसे पूछी गई है और यहाँ पर भी एक प्राचीन स्थल के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो हम इसमें ये तो ठीक है बौद्ध है, लेकिन अगर हम प्राचीन स्थल की बात कर रहे हैं, प्राचीन स्थल की बात करें, तो यहाँ पर हमको एक प्रश्न और प्राचीन स्थल से देखने को मिल गया है, ठीक है, पुंपुहार के रूप में। फिर और देखते हैं और क्या था पूछा गया 2023 में। फिर 2023 में एक प्रश्न यहाँ पर आया वटकिरुतल के बारे में, जो संगम कविताओं से संबंधित है, यानी कि साहित्य से संबंधित एक प्रश्न है, ठीक है। तो साहित्य से संबंधित एक प्रश्न यहां पर लिख लीजिए। साहित्य भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है, तो यहां से भी एक प्रश्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, फिर यहां पर देखिए, यहां पर भी साहित्य से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें कई सारे साहित्यों के बारे में पूछा गया है। तो भाई साहित्य से एक और प्रश्न नोट कर लीजिए। एक और प्रश्न आपका साहित्य से नोट हो गया, 46 हो गया। और उसके बाद यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्राचीन भारतीय धर्म जो हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न है। तो इसका मतलब प्राचीन भारतीय धर्म, जैनिज्म से संबंधित ये एक प्रश्न आपको पूछने को यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर क्या है, कह रहा विजयनगर राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया था और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नदी कुल्या। तो देखिए मध्यकालीन भारत में फिर से एक प्लेस को यहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और यहां पर शासक का नाम पूछा गया। और तकरीबन ऐसा ही मिलता जुलता आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा जो मध्यकालीन भारत में आपने देखा था। यहां पर जो आपने यहां पर मध्यकालीन भारत में देखा है कि मध्यकालीन भारत में वो भी विजयनगर से ही है। ये भी देखिए विजयनगर से ही है। पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति मिली और यहां पर विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध निर्मित किया गया। तो आपको प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में आपको मध्यकालीन भारत में स्थान आधारित एक प्रश्न जो है वो भी विजयनगर साम्राज्य से एक प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। फिर मध्यकालीन भारत में गुजरात के किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया। फिर एक मध्यकालीन भारत से ही पुर्तगालियों से ही प्रश्न आया। जरा देखिए, मध्यकालीन भारत से ही पुर्तगालियों से संबंधित एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। पिछले में भी मध्यकालीन भारत से पुर्तगालियों से आया था और विजयनगर से भी एक पिछला प्रश्न आया था और यहां पर भी, यानी विजयनगर और पुर्तगाली रिपीटेड हैं, दोनों प्रश्न रिपीटेड हैं आपको देखने को मिलेगा अगर, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा। अब आप इसे चाहे तो हिस्ट्री में गिन लीजिए, चाहे तो आप इसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन आप पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी वाला जो पोर्शन पढ़ते हैं उसमें गिन लीजिए। एक ही बात है, अगर आप इसको पढ़ते हैं गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया था किस एक्ट के द्वारा, तो ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। आधुनिक भारत से संबंधित एक प्रश्न आपको यहाँ पर, आधुनिक से संबंधित एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दो प्रश्न आपके टोटल यहां से हो गए, एक प्रश्न आपका यहां से हो गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, तकरीबन 9 प्रश्न पिछली बार भी और 9 प्रश्न इस बार भी। और इन 9 प्रश्नों में सिमिलरिटी देखिए, क्या आपको यहां पर सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलती? पिछली बार भी प्राचीन स्थलों पर क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए। पिछली बार भी विजयनगर और पुर्तगालियों से एक एक प्रश्न बने, इस बार भी विजयनगर और पुर्तगालियों से एक एक प्रश्न बने। साहित्य से 2 प्रश्न बने हैं और आप देखिए यहां पर भी साहित्य से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मजे की बात यह है कि करंट अफेयर्स को इस बार ज्यादा जोड़ दिया गया है। शायद पिछली बार उस समय जो है ये उतना ज्यादा करंट में नहीं रहा होगा ये स्थल, तो करंट अफेयर्स की चीजें और ज्यादा जुड़ गई। तो आप इस बार के 9 प्रश्न और पिछली बार के 9 प्रश्न में मुझे लगता है कि तकरीबन 60-70% मैचिंग आपको देखने को मिल रही है इतिहास में। तो इसके आधार पर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी ख्याल से इतिहास में
आप पहले प्राचीन पे कम जोर देते थे, आपको अब प्राचीन, मध्यकालीन और आर्ट एंड कल्चर इत्यादि पे जोर देना होगा, प्रॉपर जोर देना होगा। इनके जो स्थल हैं उसको ध्यान से देखिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़िए। साहित्य को रटना शुरू कीजिए, याद करना शुरू कीजिए। साहित्य से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साहित्य पे ध्यान दें। लिस्ट बना करके आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें। और अब करंट अफेयर्स पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं लगातार इतिहास से संबंधित करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स आप लोगों को अवेल कराता हूं। आप स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल में जाकर के, स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल में जाकर के आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो। वहां पर प्लेलिस्ट को सर्च करो, करंट अफेयर्स बाय विरत दुबे। तो करंट अफेयर्स बाय विरत दुबे प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और हम इन्हीं पैटर्न पर, आप लोगों में से जो भी पेड बैच पढ़े हो, आप देखिए ये सारी चीजें मैंने पेड बैच में पढ़ाई हैं, सारी की सारी चीजें। इनफैक्ट करंट अफेयर से संबंधित ये जो चीजें थी ना, ये सब कवर किया है मैंने करंट अफेयर्स में। मतलब करंट अफेयर्स बता के कवर किया है। इतिहास में उतने करंट अफेयर्स होते नहीं, फिर भी मैंने करंट अफेयर्स बता के, और वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां तक कि जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स चलाया था SIP में भी ये सब चीजें मैंने खूब बताई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यार देखो, ये जो आप लोगों के पेड बैचेस चलते हैं, अगर आप उसमें एडमिशन ले सकते हो तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होता है सभी विषयों का। तो आप अभी जैसे मैं आपको बताऊं, 11वां बैच 2025 वाला जो है वो शुरू हो चुका है। 11वां बैच शुरू हो चुका है और ये बैच सुबह 8 बजे का है। सुबह 8 बजे का ये बैच शुरू हुआ है। इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं आप 20 जून, यानी आज ही से 20 जून जो है, आज ही से इसमें क्लास शुरू हुई हैं। 20 जून से आज इसमें क्लासेस शुरू हुई हैं, कक्षाएं शुरू हुई हैं। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, जुड़िए इसमें। और जुड़ने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए, इस कोड का अगर आप कहीं नोट कर लेते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करिए, और इसके इस्तेमाल से आपको 27,999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी पे मिलेगा। अगर आपको कहीं और किसी कोड में कोई बताता है कि हम थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देंगे, तो पहली बात, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुविधाएं जो हैं वो कट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टडी IQ के नाम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मत करिएगा, बहुत नुकसान होगा, वीडियो क्वालिटीज अच्छी नहीं मिलेंगी। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि भाई केवल इसी कोड का इस्तेमाल करके और ऑथेंटिकेटेड साइट से ही आप खरीदें। एप्लीकेशन स्टडी IQ की डाउनलोड करें या फिर वेब पोर्टल पे जाकर के वहां से परचेज करिए। विरद लाइव कोड लगाइए। अगर आप यहां पर जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स पे कॉल करके पूछ लीजिए और उनको बताइए कि मुझे विरद लाइव कोड से ही ये बैच खरीदना है, तो वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरा आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर जो है प्रयागराज में ओपन हो चुका है, तो आप ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्रयागराज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, और वहां पर भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर भी आप विरद लाइव कोड का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे विरद virad.dubey DUBEY ये नाम से इंस्टाग्राम पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। चैट या कॉल जो है आप इस पे कर सकते हो आप मुझे, और इसी नाम से आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो आपको मैं काफी हद तक प्रॉपर्ली जो है वो सपोर्ट कर दूंगा, नहीं तो मेरी टीम आपको सपोर्ट कर देगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए, इस आधार पर 2025-26 के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।